स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के जीव विज्ञान बायोलॉजी के पहले अध्याय जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हमारा क्लास रुक गया था, तो फिर से अब हम लोग चालू कर रहे हैं। इसी चैप्टर का 2 वीडियो आपको मिल चुका है। बहुत लोगों ने देखा, कई लोगों ने कमेंट्स करके भी बताया कि अच्छे ढंग से समझ में आ रही है। बड़ी खुशी होती है जब आपका कमेंट्स आता है कि आपको पढ़ाई समझ में आ रही है। उम्मीद है कि आज का क्लास भी आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बस ज़रूरत है आपको सावधानी से वीडियो को एंड तक देखने का। तो चलिए आइए, आज के क्लास में हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, वो कोशिका के संख्या के आधार पर जो सजीवों का क्लासिफिकेशन किया गया है, सजीवों का जो वर्गीकरण किया गया है, आज का क्लास हमारा उसी पर आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का हेडिंग क्या है। कोशिका सजीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक मौलिक इकाई होती है। अब देखिए, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि जो कोशिका होती है, जिस प्रकार से एक बड़े भवन की अगर चर्चा करें, बड़े मकान की चर्चा करें, वो ईंटों के निश्चित टुकड़े, ईंटा का एक निश्चित साइज होता है, शेप होता है, उसी टुकड़े को जोड़ जोड़ करके बड़े बड़े भवन तैयार किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं उस भवन की, उस मकान की जो मौलिक इकाई है, जो फंडामेंटल यूनिट है, या जो कह सकते हैं मूल टुकड़ा है, वह क्या है? ईंट है, ब्रिक्स है। उसी तरह से जब हम अपने सजीवों की बात करें, अपने शरीर की बात करें, तो हमारा शरीर भी कई छोटे छोटे टुकड़े से बने हुए हैं। और किसी भी सजीव का शरीर जिस छोटे छोटे टुकड़े से बने होते हैं, जिस छोटी छोटी इकाई से बनी होती है, जिस यूनिट से बना होता है, उसे ही जीव विज्ञान की भाषा में कोशिका कहा जाता है। आपने पीछे विस्तार से जाना था कोशिका के इतिहास को, कि कैसे रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार कोशिका को कॉर्क में देखा था, अपने से माइक्रोस्कोप बनाया था और उस माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका के बारे में पता लगाया था। तो आखिर यह कोशिका है क्या? तो लिखा गया है सजीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक। रचनात्मक हो गया स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक हो गया फंक्शनल यूनिट है ये। रचनात्मक का मतलब जिससे बना होता है, और क्रियात्मक मतलब कार्य करने वाली भी इकाई है। मैं बोल रहा हूँ तो बोलने में भी कई सारे जो अंग है हमारे शरीर का, वो उत्तरदायी है। दांत है मुंह में, जीभ है, स्वर यंत्र है। सोचिए अगर ये सभी, इनमें से कोई भी एक अंग नहीं रहे या वो क्षतिग्रस्त रहे, तो शायद बोलने की क्रिया संपन्न नहीं होगी। भोजन पच जाता, हम लोग भोजन करते हैं और वह निश्चित समय के बाद ठीक से पच जाता है। तो भोजन को पचाने के लिए भी कई अंग है, मुंह है, दांत है, जीभ है, लार ग्रंथियां हैं, स्टोमक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, मतलब ये लीवर, ये सभी अंग मिल करके भोजन को पचाता है। और ये अंग है तो ये भी कोशिकाओं से बना होगा। इस तरह से रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है हमारे शरीर की, सबसे छोटी जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसी को कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हमारे शरीर में सेल की संख्या कितनी होती है, कितने सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। तो इस सेल की संख्या के आधार पर सजीवों को, संसार में जितने भी जीव हैं, उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सेल की संख्या के आधार पर सजीवों को 2 भागों में बांटा गया है। वही चीज यहाँ लिखा गया है कि कोशिका सजीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक मौलिक इकाई होती है। अर्थात सभी सजीवों का शरीर कोशिका सेल से बनी होती है। कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। मतलब कोशिका की जो संख्या होगी उसके आधार पर सजीवों को 2 भाग में बांटा गया है। आपने नाम तो सुना होगा एक वचन और बहुवचन। याद कीजिए, जब हम लोग व्याकरण पढ़ते थे तो वहां आपने हिंदी व्याकरण में एक वचन और बहुवचन पढ़ा होगा। अगर आपको एक वचन और बहुवचन ठीक से समझ में आ गया है तो समझिए इस टॉपिक को भी आप आसानी से समझ गए। जैसे हम लोग कहते हैं कोई एक लड़का मैदान में खेल रहा है, तो एक लड़का कहने से केवल एक आदमी का बोध होता है, एक आदमी का ज्ञान होता है, और यह एक लड़का कहीं है तो वह एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। जबकि अगर हम कहें कि मैदान में 25 लड़के खेल रहे हैं, 50 लड़के खेल रहे हैं, तो ये 25, 50, 5, 10 जो लड़के हैं वो एक से अधिक लड़के हैं। और जैसे एक से अधिक लड़के होते हैं, उसी को हम लोग व्याकरण में
बहुवचन कहते हैं, जिससे कई लोगों का, कई वस्तुओं का बोध होता है, जानकारी मिलती है, तो उसको बहुवचन कहते हैं। एक वस्तु का बोध हुआ तो उसको एक वचन कहेंगे, सिंगुलर नंबर। और एक से अधिक का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है अनंत तक में। तो एक से अधिक खाली अगर वस्तुओं का बोध हो जाता है तो उसको हम लोग बहुवचन कहते हैं। और जहां केवल एक वस्तु रहती है तो उसको एक वचन कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। यहाँ देखिए क्या है कि सजीवों को भी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर बस उसी तरह से दो भाग में बांटा गया है। आप देखिए, नाम है एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। हमने पहले कहा कि एक वचन बहुवचन अगर आप समझ गए तो इसको भी आसानी से समझ गए। नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है कि एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप दोनों को समझिए ठीक से। नाम से परिभाषा क्लियर है। एक कोशिकीय जीव मतलब, पहले मैं शब्द का अर्थ आपको बता देता हूं कि एक कोशिकीय का मतलब है जिसका शरीर केवल एक कोशिका से बना होगा, मात्र एक कोशिका से बना होगा, वैसे सजीव को कहेंगे एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होगा, मतलब दो कोशिकाएं हो सकती है उसके शरीर में, 5, 10, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों कोशिकाओं से शरीर अगर बना हो, तो वैसे सजीवों को क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो ध्यान से समझना आपको कि एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आइए एक बार दोनों की परिभाषा जान लेते हैं हम लोग। नंबर 1 यहाँ लिखा गया है, एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया इत्यादि। इस तरह के और सब भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मतलब जिस जीव का शरीर मात्र एक कोशिका से, ओनली वन सेल से बना होगा, केवल एक कोशिका से जिसका शरीर बना होगा, वैसे सजीव को हम लोग एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उदाहरण आप याद रखेंगे, अमीबा के बारे में आपने सुना होगा। ये अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया वही जीवाणु जिसको हिंदी में कहते हैं, ये सब अमीबा, ये सब जलीय जीव है, जल में प्रायः रहता है। ये इन सभी जीवों को हम लोग साधारण रूप से, आपको मैं उदाहरण देकर इसलिए नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसका शरीर मात्र एक कोशिका से बना होता है। इसको दैनिक जीवन में बता ही सकते हैं कि कहाँ रहता है। ये हमारे आड़ोस पड़ोस के वातावरण में सभी जगह मौजूद है। और इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए। इसलिए इनका अध्ययन विस्तार से ऊपर के क्लास में भी किया जाएगा। तो मोटा मोटी जो बात क्लियर हुई कि एक कोशिकीय जीव वैसे जीवों को कहेंगे जिसका शरीर मात्र एक कोशिका से बना होगा, उसी को एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब आइए दूसरे नंबर पर। दूसरा क्या है? बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहु का मतलब ही होता है बहुत, अधिक। तो बहुकोशिकीय जीव जो हो गया या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक अर्थात अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। अब देखिए क्लियर लिख दिया, एक से अधिक मतलब 2, 4, 5, 10, हमने पहले कह दिया सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों कोशिकाओं से जिस जीव का शरीर बना होगा, तो वैसे सजीवों को ही हम लोग कहेंगे बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मानव, पौधे, गाय, कुत्ता, कीट, मतलब सूक्ष्म जीवों को छोड़ करके, एक कोशिकीय जीवों को छोड़ करके जितने सारे जीव आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष, कीड़े मकोड़े, मेढक, छिपकली, जो भी जीव, गाय भैंस आपको दिखाई दे रहा है, बरगद, पीपल, आम, कटहल का पेड़, ये जो जीव दिखाई दे रहा है, समझ जाइए ये सभी बहुकोशिकीय है। क्योंकि दिखने का कारण ही है कि कई कोशिकाओं से इनका शरीर बना हुआ है, इसलिए ऐसे जीवों को हम लोग बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप सबों को एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव का जो कॉन्सेप्ट था,
जो बातें थी वो समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग आते हैं, ये तो चर्चा थी हमारी कि कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक है, उसमें पहला है सजीवों का प्रकार एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा था हमारा बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोगों ने उदाहरण के साथ क्लियर करने का प्रयास किया। और अब आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो जीव हैं उनको देखिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनका शरीर कितने कोशिकाओं से बना हुआ है। और अगर शरीर केवल एक कोशिका से बना हुआ है, इसका मतलब वह एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। लेकिन अगर किसी जीव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है तो वह बहुकोशिकीय है, वह मल्टी सेलुलर है। तो इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा इस विषय को, इस टॉपिक को छोड़ते हैं यहीं पर, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन था हमारा खत्म हो गया ये कोशिका का। अब यहाँ से हम लोग कोशिका के संरचना को जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पर चर्चा करेंगे, आखिर ये कोशिकाएं बनी कैसे होती है, कोशिकाओं में क्या क्या होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, और कोशिका जो भिन्न भिन्न चीजों से बने होते हैं, फिर कोशिका के उन भागों का क्या कार्य है। जैसे आप इस मार्कर पेन की चर्चा करें, इसमें ये कवर है, ढक्कन है, बॉडी है, अंदर में फिर स्पंज है, उसमें इंक है, सबका अलग अलग कार्य है। ये ढक्कन नहीं रहेगा तो ये मार्कर जल्दी सूख जाता है, सुरक्षित नहीं रहेगा, इसका जो नीब है लिखने वाला वो डैमेज हो सकता है। तो सबका कहीं ना कोई काम है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग कोशिकाओं की चर्चा करें तो कोशिका की संरचना को जानेंगे। अगले अध्याय में, अगले टॉपिक में हम लोग विस्तार से बात होगी उस पर कि कोशिका कैसे बटा होता है, कितने भाग में इसको बांटा गया है, इन सभी बातों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, चूंकि हमने शुरू में आपको कहा था कि वो याद कीजिए वो 1665 ईस्वी की कहानी, कि जब रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार कॉर्क को काट करके अपने से बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा तो आश्चर्य से उछल पड़ा, क्योंकि उसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे चैम्बर दिखाई दिया उस कॉर्क के काट में। और उस छोटे छोटे चैम्बर को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया, क्योंकि सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, लिटिल रूम। और उसी छोटे कमरे की तरह आकृति दिखाई दी थी रॉबर्ट हुक को पहली बार, और बाद में लीवेनहॉक और अन्य वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं के संबंध में विस्तार से अध्ययन करना शुरू किया। और आज वर्तमान समय की बात मैं अगर करूं तो आज तो कोशिकाओं का अध्ययन इतना विस्तृत रूप ले लिया, इतने विस्तृत रूपों में आज कोशिकाओं का अध्ययन दुनिया के अलग अलग भागों में हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, इस पर अनुसंधान हो रहा है। अब बायोलॉजी में एक अलग ब्रांच बनानी पड़ गई है, एक अलग शाखा बनानी पड़ गई है, और उसी की चर्चा हम लोग इस भाग में यहाँ करेंगे। जो सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा लिखा गया है कोशिका विज्ञान। अभी तक तो आपने वो भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान की बात पढ़ी थी। अब धीरे धीरे जब आप ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे तो आप देखेंगे ये भौतिकी जो फिजिक्स है हमारा, यह भी कई खंडों में बटा हुआ है। जो रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र केमिस्ट्री है, यह भी कई भागों में बट गया है आगे जाकर के। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब केमिस्ट्री का वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। उसी तरह से जब हम जीव विज्ञान में आते हैं, बायोलॉजी में आते हैं, तो हमारा जीव विज्ञान भी कई खंडों में बटा हुआ है, कई भागों में बटा हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते जा रहा है उसका वर्गीकरण होते जा रहा है। और उसी तरह से एक वर्गीकरण हुआ है कोशिका विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ऊपर के कक्षाओं में जब आप जाएंगे ये साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अभी हम लोग दोनों को एक ही बात समझें कि साइटोलॉजी जो है यह जीव विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जहां हम लोग क्या जानेंगे। तो चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, साइटो लैटिन वर्ड है, साइटो का मतलब भी सेल ही होता है। तो साइटोलॉजी और लॉजी मतलब जानते जैसे बायोलॉजी, बायो मतलब हो गया सजीव, लिविंग थिंग्स, लॉजी मतलब स्टडी, अध्ययन। तो बायोलॉजी मतलब सजीवों का अध्ययन, साइटोलॉजी देखिए उसी से मिलता जुलता शब्द है। साइटो मतलब हो गया सेल और लॉजी मतलब स्टडी, अध्ययन। तो सेल का, कोशिकाओं का जब विस्तृत अध्ययन आप करेंगे तो जीव विज्ञान के उसी शाखा को, बायोलॉजी के उसी शाखा को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी
या सेल बायोलॉजी कहा जाता है। देखिए यहाँ परिभाषा लिखा गया है, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका सेल का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। इस तरह से यह कोशिका विज्ञान एक तरह से कहा जा सकता है जीव विज्ञान की एक नई शाखा हो गई हम लोगों के लिए, कि जीव विज्ञान भी कई शाखाओं में बटा हुआ है, उसी में से एक शाखा है कोशिका विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये जो कोशिका विज्ञान है आज एक बृहद रूप ले लिया है। यहाँ कई वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, नए नए खोज हो रहे हैं, कोशिकाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। और जैसे जैसे कोशिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो कोशिका से बना हुआ है, तो फिर हमारे शरीर के विभिन्न रोगों के बारे में, विभिन्न क्रियाविधियों के बारे में वैज्ञानिकों को जानने समझने में काफी सहूलियत होती है, जिसके कारण हमारा जीवन आने वाले समय में और आरामदेह होने वाला है और सुलभ होने वाला है। आपने सुना होगा कि अपने यहाँ बहुत छोटी छोटी बीमारियों का भी पहले इलाज नहीं हो पाता था, और लोग कहते अभी भी कुछ बीमारियां हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। ताजा घटनाक्रम आप देख लीजिए, आज ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, और अभी भी हमारे वैज्ञानिक ही नहीं, वो वरन जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री हैं, जहाँ का साइंस और टेक्नोलॉजी हम लोगों से काफ़ी डेवलप है, वहाँ के साइंटिस्ट भी आज बेचारे प्रयासरत हैं कि कब कितनी जल्दी इसकी दवाई बनाई ली जाए कोरोना को मारने का, फिर इसको रोकने का टीका वैक्सीन बनाया जाए। लेकिन अभी तक विज्ञान वहाँ निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाया है, प्रयास जारी है, निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाया है। लेकिन आखिर काम तो चल रहा है, और जब काम चल रहा है तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जितना जल्दी हो सकेगा सफलता भी मिलेगी। तो उसी तरह से ये ऐसा नहीं है कि ये कोशिका का जितना अधिक अध्ययन होगा उतने अंदर तक, उतनी गहराई तक हमारा विज्ञान पहुंचेगा और नई नई सुविधाएं हम लोगों को प्राप्त होगी। इसलिए कोशिका विज्ञान जो है, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, यह समझिए विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, जहां वैज्ञानिक कोशिकाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं, डीपली नॉलेज प्राप्त करते हैं और नए नए चीजों का आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, नए अनुसंधान हो रहे हैं, और दिनों दिन इसका क्षेत्र और बड़ा होते जा रहा है। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि कोशिका विज्ञान जो साइटोलॉजी है, यह मुख्य रूप से जीव विज्ञान या बायोलॉजी का ही एक भाग है, एक शाखा है, जहां हम लोग विस्तार से कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो आज की क्लास में आपने एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव और कोशिका विज्ञान, इन तीनों टॉपिक को विस्तार से समझा, सुना। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आपके घर में जिस किसी भी प्रकाशन की किताब हो, बुक हो, जो टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, आप उसको बढ़िया से घर में पढ़िए और पढ़ करके उससे लाभ उठाइए, ताकि आप आसानी से सिलेबस को समझ सकें। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में इसी तरह से और रोचक टॉपिक को लेकर के, कोशिकाओं से संबंधित और बातों की चर्चा होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।